बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 37 जो 8th क्लास को मिली है 26 तारीख को। और ये वर्कशीट है सोशल साइंस की। सोशल साइंस की है। हम सोशल साइंस में मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। मृदा के निर्माण के कारक, भू संकलन, मृदा का निम्नीकरण, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। मृदा का नाम आते ही आपके मन में आता है मिट्टी, है ना। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा मतलब मिट्टी के छोटे छोटे कण, ठीक है। उसका आवरण बना हुआ है, सारे में मिट्टी फैली हुई है, इस आवरण को बोलते हैं मृदा। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है, भूमि के बिल्कुल साथ चिपकी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं, ठीक है। वहां का स्थल कैसा है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। अब ये मृदा बनती कैसे है। जो चट्टानें, जहाँ जैसी चट्टानें थी उनके टूटने से वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की मृदा है, ये पता लगती है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सोचो, 1 सेंटीमीटर स्केल है आप सबके पास। उस स्केल के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना सा बस, है ना। इस 1 सेंटीमीटर, चलो इतना हो गया, इस 1 सेंटीमीटर को बनाने के लिए पता है सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब ये चट्टानें हैं, चट्टानें टूटेंगी, पत्थर से बनी हुई पूरे पहाड़, ये जब टूटेंगे तब कहीं जाके मृदा बनेगी। अभी टूटते भी कोई हथौड़ा ले जाके तो मारेगा नहीं इन्हें। तो इसके लिए भी एक प्रक्रिया होगी पूरी। हवा के कारण कुछ टूट जाते होंगे, दरारें होती होंगी, बारिश आती है इसके ऊपर, बारिश के कारण मृदा बनती होगी, है ना। बहुत सारे कारण अभी देखते हैं कैसे कैसे होता है। मृदा के निर्माण, तो इसके लिए मृदा के निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं। जनक शैल का स्वरूप, जल वायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। आपको पता है मृदा जो है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है। वहाँ की जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। कितना समय लग गया, सैकड़ों वर्ष में अगर 1 सेंटीमीटर हुई तो और कई सैकड़ों वर्ष में कई सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, वनस्पति जाल, प्राणी जाल और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। अब एक होती है मिट्टी, एक है मृदा। मिट्टी के अंदर बेटा कोई पोषक तत्व नहीं है, मृदा के अंदर पोषक तत्व हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमस है। क्या है उसमें? ह्यूमस है। वहाँ की वनस्पति, पेड़ पौधे दब गए, प्राणी मर गया, वो दब गया, सूक्ष्म जीव वहाँ पे कितने हैं उस हिसाब से उसमें ह्यूमस का निर्माण होता है। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, ये सब मृदा का निर्माण के ऊपर निर्भर होता है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम बेटा। भूसंकलन। भूसंकलन मतलब क्या होता है बेटा? अब देखो जरा, भूसंकलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूसंकलन देखो यहाँ दिखाया हुआ है, कैसे ऊपर से पहाड़ से अपने आप मिट्टी या मलबा ऊपर से नीचे गिर जाता है धीरे धीरे, इसे कहते हैं भूसंकलन। क्या बोलते हैं बेटा? भूसंकलन, ठीक है। अच्छा, ये किसके कारण होती है? जब बहुत टाइम तक बारिश होती रहे पहाड़ों पर तो मिट्टी जो है धीरे धीरे इकट्ठी होकर ऊपर से गिरती आती है और मलबा एकदम से नीचे आ जाता है। अब है न्यूनीकरण क्रियाविधि। ये न्यूनीकरण क्या होता है इसे देखते हैं। वैज्ञानिक परिविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूसंकलन उत्पन्न होने के
कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूसंकलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। अब भूसंकलन होना अच्छा नहीं है ना, दरार आ जाती है इतनी जबरदस्त, मिट्टी पूरी नीचे गिर जाती है। तो भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जा सकता है। भूसंकलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि का है। सतही अफवाहों तथा झरने प्रवाहों के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अफवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानव के द्वारा और प्रकृति के द्वारा ही, मतलब मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, मतलब वनों का कटना, अतिचारण, अधिक वनों से चारा लेना, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा के दोहन की वजह से, लगातार वर्षा होने से या भूसंकलन आने से, मिट्टी का बह जाने से, बाढ़ आने से मृदा का निम्नीकरण होता है, मतलब मृदा खराब होती है। मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से होता है, ये हमने बात की थी अभी। मृदा के निर्माण के मुख्य कारक इस तरह से थे, यहाँ लिखा हुआ है आपके, जनक शैल का स्वरूप है ना, ये तो इसके कारक है। और मृदा किससे बनी थी बेटा। मृदा बनती है वहाँ की चट्टानों से। तो ये इसका आंसर यहाँ से आप लिख सकते हैं, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। बस इतना लिखना है इसमें। अगला देखो, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब जब कारक पूछे हैं तो कारक में ये लिख देना आप, इसके कारक 1 2 3 4 5 कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है आपका, और इसमें लिखा हुआ है भूसंकलन को कम करना क्यों आवश्यक है। ये जो भूसंकलन हो रहा है इसको कम करना क्यों आवश्यक है। अगर भूसंकलन कम नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, जहाँ पर वो भूसंकलन होता है वहाँ की वनस्पति खराब हो जाती है, वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु, उनका घर छिन जाता है ना, वो सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं बेटा। तो हमें बताना है भूसंकलन से क्या क्या, इसने पूछा है भूसंकलन को कम करना क्यों आवश्यक है। कम नहीं करेंगे तो क्या होगा, मृदा का निम्नीकरण हो जाएगा, मृदा खराब हो जाएगी। तो इसमें आप लिख लीजिए, भूसंकलन से सबसे पहले मृदा का अपरदन हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगी, वहाँ की वनस्पति खराब हो जाएगी, लोगों के घर छिन जाएंगे, आवास छिन जाएंगे, आवास नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और चाहे वो जीव जंतु सबके आवास नष्ट हो जाएंगे, इसलिए ही भूसंकलन को रोकना ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ आ गई होगी वर्कशीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।